हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और हमारा जो फिजिक्स क्लास 12th में ये प्यारे बच्चों अब नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर आपका 8 है, ठीक है। क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 8 है, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। यानी इस चैप्टर में आप विद्युत चुंबकीय तरंग से संबंधित मुख्य रूप से पढ़ाई करोगे, विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं एक एक टॉपिक को क्लियर करूंगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें से विस्थापन धारा किसे कहते हैं, विस्थापन धारा के लिए व्यंजक, ये आपका टॉपिक है। आप देख रहे हो ये विस्थापन धारा क्या है, विस्थापन धारा के लिए व्यंजक, ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को थोड़ा सा लास्ट तक देखिएगा। मजा तभी आता है जब आप बेहतर रूप से तैयारी करते हैं बच्चों, और हमारा भी मेहनत सफल तभी होता है जब आपसे कुछ बनता है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि विस्थापन धारा की आवश्यकता क्यों पड़ी। भाई साहब, विस्थापन धारा की क्यों जरूरत पड़ी, है ना। इसके पहले भी धारा के बारे में तो हमें खूब अच्छे तरीके से मालूम है कि धारा क्या है, लेकिन ये विस्थापन धारा कहां से आ गया। देखिए, एम्पियर का परिपथीय नियम सब बच्चे ने पढ़ा है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहलाता है कि एक बंद लूप है, उसमें जो भी चुंबकीय क्षेत्र है उसका रेखीय समाकलन उस पर प्रवाहित धारा के μ0 गुना होता है। ये बंद लूप की परिभाषा के आधार पर एम्पियर का परिपथीय नियम बताया गया कि हमारे पास एक बंद लूप है, उस पर जो भी चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन ये BdL ये उस बंद लूप में प्रवाहित धारा का μ0 गुना होता है। अब इसके आधार पर यदि किसी संधारित्र में हम गणना करें तब वहां पर हम धारा का मान नहीं प्राप्त कर सकते। इसके लिए मैक्सवेल ने बोला भाई कि संधारित्र युक्त यदि परिपथ है, संधारित्र युक्त परिपथ कैसे, थोड़ा सा हम यहाँ पे संधारित्र की बात कर लेते हैं। ये संधारित्र मतलब एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र जुड़ा है। संधारित्र मतलब दो प्लेटें जुड़ी हुई हैं, तब इनमें धारा कैसे निकालेंगे। इसके लिए मैक्सवेल ने बताया कि भाई साहब दो प्लेट हैं, अब दो प्लेट को हम किसी बाह्य माध्यम से, किसी सेल या बैटरी के माध्यम से आवेशन कराते हैं। आवेशन का मतलब इनको आवेश देते हैं, अर्थात इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं। तो आपको पता है कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है कि जब प्लेट यानी मतलब आपका P1 प्लेट है, यानी पहले प्लेट को हम प्लस Q आवेश देते हैं तो दूसरे प्लेट के पास वाले तल पर माइनस आवेश और दूरवर्ती तल पर प्लस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे हम इसका आवेशन का क्रिया मतलब चालू रखते हैं, यानी प्लेटों को आवेश देते हैं, तो दोनों प्लेटों में आवेश एकत्रित होने लगते हैं, कहीं ना कहीं संचित होंगे, आवेश एकत्रित होंगे। और जब आवेश एकत्रित होंगे तो इनके बीच एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि आवेश चारों ओर एक बल लगाता है। और ये चीज आपने पढ़ा है कि कोई भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश बल का अनुभव कर सके। तो भाई यहां पर यदि हम प्लेट को आवेश देंगे तो दोनों प्लेटों पर आवेश एकत्रित होंगे। जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है और दूसरा प्लेट है, इस पे माइनस चार्ज दिख रहा है, तो दोनों प्लेट पे कहीं ना कहीं आवेश एकत्रित होने लगते हैं, जिसके कारण उनके बीच एक परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण एक प्रकार की धारा बहने लगती है, जिस धारा को हम विस्थापन धारा कहते हैं। समझ में आया कुछ? एक बार फिर से चर्चा करते हैं कि भाई साहब मैक्सवेल ने इसके लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया, मतलब उन्होंने कुछ बताया। इसी के आधार पर तो हम एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम बात करेंगे कि मैक्सवेल ने बताया कि जैसे संधारित्र युक्त तो कोई भी परिपथ है, यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के साथ संधारित्र जुड़ा है, ये संधारित्र है। अब संधारित्र में क्या करेंगे, आवेश देंगे। तो संधारित्र का सिद्धांत ये है कि जब हम एक संधारित्र के प्लेट को मतलब पहले प्लेट को आवेश देते हैं, प्लस Q आवेश देते हैं, तो इसके जो दूसरा प्लेट है बच्चा, ये जो संधारित्र के दूसरा प्लेट की बात करें, मतलब दूसरा प्लेट जो इसमें जुड़ा हुआ है, उसके पास वाले तल पर माइनस आवेश और दूरवर्ती तल पर प्लस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये चीज आपको सबको पता है। तो मैक्सवेल ने बताया कि जैसे ही हम संधारित्र पर आवेश देते हैं, मतलब आवेशन की क्रिया स्टार्ट करते हैं, तो आवेशन के दौरान संधारित्र के दोनों प्लेटों पर आवेश एकत्रित होते हैं। मतलब ये हमारा P1 पहला प्लेट है, ये P2 दूसरा प्लेट है, और दोनों प्लेट पर कहीं ना कहीं आवेश एकत्रित हो रहे हैं। अब ये आवेश एकत्रित होते हैं, जिसके कारण इसके बीच वाले क्षेत्र पर, यानी दोनों प्लेटों के बीच वाले क्षेत्र पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। अब आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होगा,
और वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसके कारण इसके बीच एक धारा बहने लगेगी जिसे हम विस्थापन धारा कहते हैं। क्या बोलते हैं? विस्थापन धारा। तो विस्थापन धारा वह धारा है जो समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, जिसका समीकरण है आईडी, यहां पर बच्चों एप्सिलॉन नॉट या यहां पर E0 डी फाई ई अपॉन डी टी है। ठीक है, विस्थापन धारा वह धारा है जो समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। जहां पर फाई ई क्या है? ए वैद्युत फ्लक्स है, ई नॉट क्या है या एप्सिलॉन नॉट जिसे बोलेंगे निर्वात की विद्युतशीलता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। विस्थापन धारा वह धारा है जो समय के साथ विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होगा, जिसके फलस्वरूप यहां पर विस्थापन धारा उत्पन्न हो जाएगी। यहां तक क्लियर बच्चों? अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसका व्यंजक कैसे होगा, कैसे हम निकालेंगे, इसकी तीव्रता कैसे निकल कर आएगी। तो चलिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि हमारे पास दो प्लेट है, एक P1 और P2। तब इसके बीच चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, यह चीज तो पता होना चाहिए। तो जब हमने चैप्टर 1 की बात की थी, चैप्टर 1 में कि दो समतल चादर हैं उनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ई सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। जहां पर सिग्मा क्या है? जहां सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब ये पृष्ठीय आवेश घनत्व का लोचा कहां से आ गया सर? जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर हो रहा हो, जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर हो रहा हो तो पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर हो रहा हो तो पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की जो मात्रा है वो पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाती है। तब यदि मैं कह दूं कि E बराबर कितना हो जाएगा तो आप कहोगे मान रख दो सर, तो Q अपान कितना हो जाएगा? A, और नीचे एप्सिलॉन नॉट है ये। तो ये तीव्रता निकल कर आया कि दो हमारे पास प्लेट हैं P1 और P2। इस पे जब हम आवेशन की क्रिया करते हैं, मतलब आवेशन कराते हैं दोनों प्लेटों के बीच, जैसे P1 को हम आवेश देते हैं तो फिर इनके बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, अरे चुंबकीय क्षेत्र बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके पहले भाई चुंबकीय क्षेत्र खूब हमने देखा। E बराबर Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दोनों प्लेटों के बीच। यहां तक क्लियर है? तब मैं कह दूं कि यहां से Q का मान निकालो तो आप कहोगे सर कुछ नहीं, पक्षांतर कर दो। तो पक्षांतर करोगे तो कितना है? एप्सिलॉन नॉट, आपके पास E है और E है। ठीक, इसके बाद देखना बच्चों कि EA क्या है हमारा। तो EA जो है वो है हमारा फाई ई का मतलब वैद्युत फ्लक्स, यानी दोनों प्लेटों के बीच कितना वैद्युत फ्लक्स है। तो यदि मैं कह दूं कि EA बराबर फाई ई, तब आप कहोगे कि जो आवेश Q बराबर है वो आपका है क्या? एप्सिलॉन नॉट फाई ई। ठीक है, यानी आपका वैद्युत फ्लक्स है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि भाई साहब किसी भी पृष्ठ से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं वो डिपेंड करेगा। E कितना है, मतलब तीव्रता कितनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, और क्षेत्रफल से डिपेंड करेगा कि क्षेत्रफल से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं। इसलिए भाई साहब फाई E का मान EA के बराबर होगा। अब बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि जो चुंबकीय क्षेत्र शब्द आ रहा है क्योंकि इसके पहले बहुत ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित हमने अध्ययन किया है और अभी वो चैप्टर को अपन क्रॉस करते हुए आए हैं, इसलिए ऐसा आ रहा है। तो ये विद्युत क्षेत्र से संबंधित है, ध्यान रखना आप लोग। तो फाई हमने क्यों किया बच्चों? क्योंकि फाई का मान करता है, डिपेंड होता है E और A पर। E मतलब कितना विद्युत क्षेत्र है और कितना क्षेत्रफल से जा रहा है, समझ रहे हैं? ये हमारा Q आ चुका है। अब यदि मैं आपसे कह दूं कि भाई साहब धारा का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, विस्थापन धारा। विस्थापन धारा इसलिए ID से दर्शाते हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, dQ अपान dt। सही बात है। अब Q का मान रख दो। Q का मान कितना भी आपने निकाला था? Q का मान निकाला भाई साहब ये आपका एप्सिलॉन नॉट फाई ई। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले आओ तो ID बराबर कितना है? बाहर लाओ इसको, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपान dt। बस बच्चों यही हमारा क्या आ गया? विस्थापन धारा। कंप्लीट विस्थापन धारा यही है। पूरा सिंपल तरीके से यहां पर लिखा है कि माना संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल A है।
किसी क्षण उस पर आवेश Q है, तब संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच की जो विद्युत क्षेत्र है, तो दो प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों, तो दो समतल चादर जैसे हमने बताया था वही यहाँ पर प्लेट है, तो E बराबर आपका कितना हो, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया, जहां पर सिग्मा क्या, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। किंतु आपको बताया गया कि जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठ पर हो रहा हो तो एकांक क्षेत्रफल जितना भी आवेश है उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। इस सिग्मा का मान यहां पर रख दें तो कितना निकल कर आ जाएगा आपका, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट। यहां से मैं पक्षांतर कर दूं तो Q का मान निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और फिर बच्चों यहां पर जो EA है वो फाई E के बराबर है, ठीक है। चूंकि मैं लिख देता हूं, चूंकि फाई E बराबर कितना होता है, E इंटू A, ठीक है बच्चों, ये चीज तो ये आपका निकल कर आ गया। इसलिए ID का मान यदि निकालना चाहें, धारा का मान निकालना चाहें, अतः यहां पर लिख सकते हो, अतः संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच जो बहने वाली धारा विस्थापन धारा है वो इतना है बच्चों, बस सिंपल है। यही तो आपका थ्योरम है, यही आपका प्रमेय है। छोटा सा वीडियो है, बस फटाफट आप तैयार कर लिया करो और लिख लिया करो। नोट्स बना रहे हो तो अच्छी तरीके से नोट्स भी बनाते चलो, और हम हर एक टॉपिक को आपको मतलब जो भी टॉपिक आएगा पूरा क्लियर कराएंगे, बिल्कुल आप चिंता ना करें, बेहतर रूप से आप बस तैयारी करते चलें। एम्पियर का परिपथी नियम तो सबने पढ़ा है, लेकिन यहां पर आज आप पढ़ने वाले हो चैप्टर 8 में एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा एम्पियर का परिपथी नियम बता दूं और मैक्सवेल की अवधारणा बता दूं, ठीक है। तो एम्पियर का परिपथी नियम क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई बंद परिपथ है, ये लूप है और इस बंद परिपथ में धारा बह रही है, ठीक है, क्या बह रही है, धारा बह रही है। तब इस बंद परिपथ में धारा बहा रहे हैं, I धारा है, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये बंद वक्र के लिए, बंद लूप के लिए है, रेखीय समाकलन dl, उस पर प्रवाहित धारा का μ0 गुना होता है। ये आपका है क्या बच्चों, एम्पियर का परिपथी नियम। अच्छा, मैक्सवेल ने कहां से अवधारणा प्रस्तुत की? भाई मैक्सवेल ने कहा कि सही बात है, एम्पियर का जो परिपथी नियम है किसी बंद लूप के लिए ठीक है, किसी बंद परिपथ के लिए तो ठीक है, लेकिन हमारे परिपथ में एक संधारित्र जोड़ा है, उस स्थिति में तो भाई इसका नियम फॉलो नहीं हो रहा है। संधारित्र का मतलब एक हमारे पास यहाँ पर देखो दो समांतर प्लेट, ये समांतर प्लेट है, इसको हम किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ के साथ जोड़ दें, ठीक है, या किसी मान लीजिए सेल प्लस माइनस और ये कुंजी है, इसको हम जोड़ दें। तब बताया गया कि भाई साहब यहाँ पे जब हम आवेशन की क्रिया चलाते हैं तो आवेशन में क्या होता है, दो प्लेट होते हैं, इस प्लेट पर प्लस आवेश है ना, और इस पर माइनस आवेश पासवर्ती तल पर, और दूरवर्ती तल पर प्लस आवेश जो कि इधर चला जाता है। जब हम आवेशन की क्रिया करते हैं, जैसे हमारे पास ये परिपथ है, ये संधारित्र है, सी धारिता का संधारित्र है, इसमें दो प्लेट हैं। अब जब इसमें आवेशन की क्रिया करते हैं, मतलब यहाँ पर Q आवेश देते हैं, तो इन दोनों प्लेट पर आवेश एकत्रित होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं। फलस्वरूप यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाता है। क्या विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है? भाई आवेश के चारों ओर का क्षेत्र ही विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है, लेकिन आवेश देते जाते हैं तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। परिवर्ती मतलब उसका मान बदलते जाता है, जिसके कारण इन दोनों प्लेटों के बीच, हमारा प्लेट है, इन दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है। वैद्युत फ्लक्स का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन। वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसमें धारा बहने लगती है और इस धारा का नाम विस्थापन धारा रखा गया। क्या? विस्थापन धारा। तो ये मैक्सवेल का अवधारणा है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब जब हम एक मान लीजिए संधारित्र है, अब संधारित्र को समझने के लिए इस पर हम बंद लूप की कल्पना करते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास ये संधारित्र है, इसको समझना तो इतना आसान नहीं है। किसी भी बैटरी या सेल के माध्यम से इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, आवेशन की क्रिया। अब इसको समझने के लिए इसमें बंद लूप का निर्माण करते हैं। एक बंद लूप इधर हो जाता है, S1 दे देते हैं, इसके बीच में एक बंद लूप हो जाता है, S2 हो जाता है। यहां से मान लीजिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, आवेशन की क्रिया के फलस्वरूप विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र पैदा होता है, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप धारा बहने लगती है जिसे हम बोलते हैं विस्थापन धारा। इन चीजों के लिए भाई साहब मिश्रित रूप से एक नियम दिया गया जिसे एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम। मतलब मैक्सवेल ने भाई बताया कि संधारित्र में एक प्रकार से विस्थापन धारा बह रही होती है, और एम्पियर ने कहा कि जितना भी एक बंद लूप में धारा बह रहा होगा,
समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं उसमें जो भी चुंबकीय क्षेत्र तैयार होगा, बी का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र, उसका जो रेखीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा के म्यू 0 गुना होता है। तो सबसे पहले तो चुंबकीय क्षेत्र के दो स्रोत होते हैं। मैक्सवेल ने बताया कि भाई साहब चुंबकीय क्षेत्र के दो स्रोत हैं यहाँ पर। एक तो संयोजी चालक तार में बहने वाली धारा जिसे चालन धारा कहेंगे। मतलब हम यहाँ पर यदि किसी संधारित्र को जोड़कर रखे हैं तो किसी न किसी चालक तार से जुड़ा है, तो एक प्रकार की धारा यहाँ पर भी बहती है। ये हमारा भाई एक बंद लूप बन जाता है, पूरा एक बंद लूप का निर्माण कर रहा है। तो ये जो धारा है वो आईसी है, ठीक है, चालन के कारण। मतलब देखो यहां पे एक जो धारा बह रही है उसको केवल हम विस्थापन धारा बोलेंगे, यहां पे विस्थापन धारा, समझ रहे हैं। लेकिन इसका पूरा सम्मिलित रूप है जो हमारा वो चालक तार में जो धारा बह रही है आईसी है। क्या है? आईसी है, ठीक है। और संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है उसमें विस्थापन धारा आईडी है। मतलब ये जो हमारा संधारित्र दिख रहा है इसमें दो प्रकार से बच्चों क्या धारा है। एक तो इन संधारित्र के प्लेटों के बीच, दो प्लेट है इनके बीच जो धारा है उसे हम विस्थापन धारा, और ये जो चालक तार है इसमें जो धारा बह रही है, संयोजी चालक तार में बहने वाली जो धारा है वो चालन धारा है। अब एम्पियर का परिपथी नियम यहां पर यदि हम देखेंगे तो एम्पियर का परिपथी नियम क्या कहता है कि जितना भी धारा बह रहा है, मतलब यदि हम जो भी चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो रहा है इसका रेखीय समाकलन करेंगे तो जितना भी धारा बह रहा है उसका म्यू 0 गुना होता है। लेकिन यहां पर दो धारा है इसलिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं BDL, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं किस प्रकार से, म्यू 0 एक तो आईसी धारा बह रहा है और दूसरा म्यू 0 एक तो आईडी विस्थापन धारा बह रहा है। इन दोनों में से म्यू 0 बाहर ले लें तो कितना हो जाएगा, आईसी प्लस आईडी हो जाएगा, चालन धारा और विस्थापन धारा। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। यहां पर आप वेक्टर लगा सकते हो, यहां पर आप वेक्टर लगा सकते हो, ठीक है, ये चीज है, समझ रहे हो। अब एक चीज और मैंने आपको कराया था कि विस्थापन धारा आईडी का मान कितना होता है, तो इसके पहले जस्ट मैंने इसका थ्योरम ही कराया था। आईडी बराबर है एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी। यदि इसका वैल्यू यहां पर रख दिया जाए तो बी हो गया VDL बराबर हो जाएगा म्यू 0 आईसी प्लस आईडी का मान कितना, एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। ये सब चीज मैंने बेहतरीन रूप से समझाया, हर एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट समझाने की कोशिश करता हूं। ये कहां से आया बच्चों, तो ये आपका विस्थापन धारा है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। धारा, विस्थापन धारा किसके कारण उत्पन्न होता है, आप ही बताओ ना। विस्थापन धारा किसके कारण उत्पन्न होता है, तो आपको पता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। इसके बाद यदि मैं आपसे कह दूं कि आईडी का मान जो विस्थापन धारा का मान कैसे निकालते हैं, तो कहोगे आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अब आवेश क्यू टोटल किस किस पर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन नॉट फाई, मान लीजिए आपका यहाँ पे ई है तो यहाँ पर ई कर देते हैं, और डी अपॉन डी टी है, ठीक है। इसको आप एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लो तो एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, डी फाई अपॉन डी टी, या ई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ई कर सकते हो आप लोग, कोई परेशानी तो नहीं। जैसे यहाँ पर मैंने ई नहीं किया था तो आप लोग कर लेना ई, फाई ई कर लो यहाँ पे, ठीक है। अब कैसे लिखना बिल्कुल परेशान ना हो, पूरा कंप्लीट लिखा रहता है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। तो एम्पियर के परिपथी नियम से हमने बता ही दिया कि जो भी धारा है उसका म्यू 0 गुना होता है। दो प्रकार से धारा तो हमने दो प्रकार से कर लिया, म्यू 0 कॉमन ले लिया बच्चों। यहाँ पर हम देखें कि आईडी बराबर कितना, इतना होता है। विस्थापन धारा इसके जस्ट पहले मैंने कराया है, आप सर्च कर सकते हो विस्थापन धारा किसे कहते हैं, विस्थापन धारा का व्यंजक। हाँ, लास्ट में आप शिव कोचिंग क्लासेस जरूर लिख दें, मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये चीज है। तो आप यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, यही मैक्सवेल का परिपथीय नियम है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच जो बहने वाली धारा विस्थापन धारा, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। और ये जो हमारा आवेश है ये क्यू है, क्या है, ये क्यू है बच्चों, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, समझ रहे हो। तो यहां से आप निकाल सकते हो क्यू का मान होता है एप्सिलॉन नॉट क्यू ई, क्या यहाँ पर फाई ई है ना, ये फाई, तो एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा तो ये आईडी आ जाएगा, यही विस्थापन धारा का व्यंजक है। बल्कि भाई साहब आपको यहां तक भी कर देना है तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे यदि आ गया कि एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम, एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम, इतना आप लोगों को कर देना, ओके। विद्युत चुंबकीय तरंग किस प्रकार से उत्पन्न होती है इसके बारे में चर्चा करेंगे, और इससे संबंधित जेसी बोस का प्रयोग
हर्ट्ज का प्रयोग, मार्कोनी का प्रयोग हम अगले लेक्चर में देखेंगे। एक लेक्चर में हर्ट्ज का प्रयोग और एक लेक्चर में जेसी बोस का प्रयोग, मार्कोनी का प्रयोग, ये सब कुछ मैं समझा दूंगा। बिल्कुल आप चिंता ना करें, बस आप लोग लिखते चलें, नोट्स बनाते चलें। विद्युत चुम्बकीय तरंग के पहले में कोई अवधारणा नहीं थी, बट इतना अवधारणा जरूर था कि भाई किसी चालक तार में यदि धारा प्रवाहित करें, ऑरस्टेड ने बताया था कि एक हमारे पास चालक तार है, इस चालक तार में यदि धारा प्रवाहित करें तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। फिर इसके बाद तो कई सारे एम्पियर के तैरने का नियम है ना। तो भाई साहब इस प्रकार से कुछ इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, तो सिर्फ ऑरस्टेड ने बताया, केवल ये बता दिया भाई साहब कि एक चालक तार है जिसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। इसके बाद प्रायोगिक अध्ययन उन्होंने किया कुछ, लेकिन बाद में एम्पियर के तैरने का नियम दिशा बताता है, फिर उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताई गई। तो कई सारे नियम आए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, ये सब चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। तो केवल ऑरस्टेड ने इतना बताया था कि एक चालक तार पर धारा प्रवाहित किया जाए तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बाद में यह देखा गया कि भाई साहब कहीं ना कहीं जब चालक तार में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो आवेश का प्रवाह होता है। धारा क्या है? धारा क्या है आप ही बताओ? आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। समय के साथ कितना आवेश बह रहा है वो धारा है। मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? तो आवेश के गति के कारण। जब आवेश किसी वेग u से या v से गतिमान है तब इस गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। इसके पहले बच्चों मैंने यह भी बताया था आपको कि यदि कोई आवेश स्थिर रखा है तो उसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। यानी स्थिर आवेश है उसके कारण एक विद्युत क्षेत्र जनरेट हो जाता है। लेकिन वहीं पे बताया गया कि जब आवेश प्रवाह हो रहा है, मतलब आवेश गति कर रहा है, तब उसके कारण एक और क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसे हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। क्या? चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है? आवेशों के गति के कारण। भाई साहब जब आवेश की गति के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और स्थिर के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो कहीं ना कहीं हम ये भी तो कह सकते हैं कि आवेश गति कर रहा उसमें भी हमारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब स्थिर में कोई आवेश विद्युत क्षेत्र पैदा कर सकता है तो गति में क्यों नहीं कर सकता? करेगा। उसमें आकर्षण की क्षमता तो उतनी ही रहेगी और गति में साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी जनरेट कर रहा है। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि गतिमान आवेश किस प्रकार से क्षेत्र उत्पन्न करता है? तो गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। लेकिन जब स्थिर आवेश की बात आ जाती है तो स्थिर आवेश केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया कि भाई साहब यदि स्थिर आवेश है तो विद्युत क्षेत्र तैयार होगा, लेकिन वहीं पे गतिमान आवेश है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या है? उत्पन्न होते हैं। अब इसकी अवधारणा को भाई साहब मैक्सवेल ने अपने प्रयोग में बताया कि जो कोई भी आवेश गति कर रहा होता है तो इससे चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, साथ में विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है, जो कि एक दूसरे के लंबवत होते हैं। मैं थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। मान के चलता हूं ये प्यारे बच्चों E को प्रदर्शित करेगा, यानी विद्युत क्षेत्र को, इसके लंबवत। अब यहां पर मैं लंबवत, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है, y है, यहां पे x है, और यहां पर मैं तरंग की संचरण की दिशा बनाऊं। तो पहले मैं यहां पर एक E का मान बताता हूं। ये विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से तरंग के रूप में चलेंगी, है ना, ऐसे चलेंगी, और जो चुंबकीय क्षेत्र होंगे इसके लंबवत होंगे। बिल्कुल आपको समझाऊंगा, आप परेशान मत होना कि सर कैसे कर दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ इस प्रकार से इसको मैं मान के चलता हूं ये चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। क्या बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। और जो मैंने पहले बनाया था ये मेरा कौन सा क्षेत्र है? ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है। ये किस प्रकार से होती है? जैसे मैं मान के चल रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा। ये मेरा अक्ष है, देखो जरा,
मैं मान के चलता हूं कि ये जो हमारा है एक विद्युत क्षेत्र है। क्या है? विद्युत क्षेत्र ऐसे, ठीक है, ये अभी दिख नहीं रहा है, मैं आपको बताता हूं। तो इसके लंबवत ही चुंबकीय क्षेत्र होता है ऐसा, ठीक है, ये बीच में तरंग ऐसा। देखो समझो, थोड़ा समझना, मैं आपको कैसे बताता हूं भाई साहब, थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये मेरा क्या है? विद्युत क्षेत्र बता रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र बता रहा है। अब होता क्या है, जैसे मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो गया, चुंबकीय क्षेत्र, इसके कारण क्या हो? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इसी विद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र फिर से तैयार हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। फिर इसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फिर इस विद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र, फिर चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और यही क्रम लगातार चलता रह जाता है। मतलब कोई भी आवेश गति कर रहा है तो एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट कर दिया। अब चुंबकीय क्षेत्र जैसे जनरेट किया, मान लीजिए इसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, और फिर यह विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, फिर ये प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र, फिर विद्युत क्षेत्र बनाएगा। ये क्रम लगातार चलता जाएगा। अब इन दोनों का मिश्रण ही, मिश्रित रूप ही एक तरंग का निर्माण करता है, जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा गया। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों उन तरंगों को कहते हैं जिनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के परस्पर लंबवत इस प्रकार ज्यावक्रिय दोलन करते हैं कि ये दोलन तरंग संचरण की दिशा पे हो। मतलब ये तरंग संचरण की दिशा ऐसी होती है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक दूसरे के लंबवत होती हैं, मैंने इसको इसीलिए बताया भाई साहब। ये देखो, ये मेरा तरंग संचरण की दिशा है, इसमें देखो तो ये भी लंबवत, ये भी लंबवत है, ठीक है, और ये एक दूसरे के लंबवत है। ये मेरा मान लो ये बता रहा है विद्युत क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र, तो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, लंबवत कंपन करते हैं। आपको दिख नहीं रहा है ऐसा डायग्राम में, ऐसा थोड़ी ना समझ में आएगा भाई साहब, ठीक है, ये बिल्कुल लंबवत करते हैं। जैसे मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है ऐसा, इसमें विद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से चल रहा था, ऊपर नीचे ऐसा करके। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे चल रहा है, मान लो कुछ इस प्रकार से, ये लंबवत होगा ना, तो चुंबकीय क्षेत्र इसके परपेंडिकुलर ऐसे चल देगा, ठीक है, ये चीजें हैं। तो थोड़ा समझो आप लोग कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का जो मिश्रित रूप है, जो तरंग बन रहा है, वही हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। सिंपल है, कुछ भी नहीं, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंग के गुण। ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंग जो है दोलनी आवेश अथवा त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होती है। मतलब जितना आवेश गमन करेगा, गति करेगा, तो आवेश के गति के कारण हमारा क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा नंबर है, इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, निर्वात में भी गमन करते हैं। मतलब किसी भी माध्यम में भी गमन कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि माध्यम हो ही। ये इन तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। ये तरंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होते, ठीक है। मतलब इन पर विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र कोई प्रभाव नहीं डालता। इसका कारण भी है, तरंग में कोई आवेश नहीं होता, यदि तरंग में आवेश होता तो प्रभाव डालता। ये तरंगे ध्रुवित होती हैं। साथ में अगला नंबर है, ये तरंगे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन एवं ध्रुवण के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। आगे चलकर जो अगला चैप्टर आएगा, बिल्कुल चिंता न करो, प्रकाश से संबंधित जब हम अध्ययन करेंगे वहां पर परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण सब कुछ क्रम से आपको पूरे लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे, आप परेशान मत होना। ये तरंगे अपने साथ ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं और यह ऊर्जा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में समान रूप से वितरित रहती है। एक तो सबसे बेहतर आपको बताया ही नहीं कि इन तरंगों का वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इन तरंगों का वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, ठीक है, ये सबसे बेहतरीन रूप है। प्रकाश का वेग कितना होता है बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद कर लो, इन तरंगों का वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। तो कितने आप इनके गुण कितने तैयार करोगे? तो कम से कम 5 तो तैयार होना चाहिए, ठीक। तो पहला आपका गुण क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे किसके कारण उत्पन्न होती हैं? तो त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होती हैं। इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दो सरल पहले याद कर लो। इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, ये ध्रुवित होते हैं, ठीक है, तो 4 हो गया। इनका वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है, तो 5 हो गया। ये तरंग अपने साथ ऊर्जा का स्थानांतरण करती हैं, तो कितना हो गया? 6 हो गया। ये तरंगे परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो कुछ ऐसे इजी आप तैयार कर लो। और आज का जो हमारा टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंग से हर्ट्ज का प्रयोग, साथ में देखेंगे मार्कोनी का प्रयोग और जेसी बोस का प्रयोग। पूरा ऐतिहासिक चर्चा करेंगे आज हम विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में,
पूरा संक्षिप्त टिप्पणी भी होगी और इसका इतिहास भी देखेंगे कि भाई साहब ये विद्युत चुम्बकीय तरंग कहाँ से आ गया भाई साहब, है ना। एक प्रकार का तरंग है जो कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन से उत्पन्न होती है। कुल मिलाकर के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र होते हैं जो कि एक दूसरे के लंबवत होते हैं और एक ज्यावक्रीय दोलन करते हुए आगे चलते हैं, और इस दोलन तरंग को ही हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंग। यानी जहां पर एक प्रकार से उन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं जहां पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हों और लंबवत करने के साथ ज्यावक्रीय दोलन करते हों, और भाई साहब तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत हो, मतलब जहां पे संचरण कर रहे हैं उसके भी लंबवत हो, तब इन सब का सम्मिलित रूप ही एक प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंग है। कोई अलग से नहीं कि रस्सी खींच दिया गया वहां पे चलेगा तरंग, इन्हीं का मिश्रित रूप ही तरंग है। मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो जनरेट हो रहे हैं उन्हीं का सम्मिलित रूप ही क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है बच्चों। ठीक, अब विद्युत चुंबकीय तरंग की अवधारणा सबसे पहले कहां से आया, तो हमारे पास एक साहब थे स्कॉटलैंड के जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। मैक्सवेल का एम्पियर परिपथी नियम भी आपने देखा, मैक्सवेल का समीकरण भी देखा, विस्थापन धारा का जो अवधारणा है मैक्सवेल के आधार पर आया। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की जो परिकल्पना है सर्वप्रथम किसने की, तो स्कॉटलैंड के जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इन्होंने अपना जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था 1865 में। 1865 में इन्होंने अपना सिद्धांत तो दे दिया था, लेकिन इनके सिद्धांत को कोई मानने वाला नहीं था। बोले चलो तू फेक है भाई, तेरे सिद्धांत को कोई मानने वाला नहीं है, ये था। कब बच्चों, तो आप लोग लिख लेना 1865 में। अब हो सकता है आपके बुक में कुछ और हो, लेकिन हमारे बुक में तो यही है 1865 में सर्वप्रथम कहाँ के, स्कॉटलैंड। थोड़ा सा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। स्कॉटलैंड के हमारे भौतिक शास्त्री जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या बताया कि जैसे हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए कोई आवेश गति कर रहा है, कोई आवेश गति कर रहा है, तो जो हमारा विद्युत क्षेत्र है एक प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र का जनरेट करता है। क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र, या कि चुंबकीय क्षेत्र है एक प्रकार से विद्युत क्षेत्र का जनरेट करता है, और ये फिर हमारा जो यदि चुंबकीय क्षेत्र है फिर विद्युत क्षेत्र का जनरेट करेगा, सिंपल है, और विद्युत क्षेत्र फिर चुंबकीय क्षेत्र का जनरेट करेगा। तो यह क्रम निरंतर चलता रहता है। और उन्होंने बताया कि एक प्रकार से तरंग बन जाती है जो एक दूसरे के लंबवत होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंग में, यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो एक प्रकार के तरंग का निर्माण होता है जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा गया। ये चीजें समझ रहे हो। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में उन्होंने सबसे पहले अवधारणा दी है। जैसे मान लीजिए आप अभी एक ऐसा सिद्धांत दे दें जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है, तो लोग क्या कहेंगे, ये सब फेक है यार, कोई मतलब का नहीं है, जब तक कि दूसरा व्यक्ति उसको पुख्ता सबूत के साथ प्रस्तुत ना कर दे। जैसे आप कोई नया काम कर रहे हैं और आप अपना मत दे रहे हैं कि भाई हम ये काम करने वाले हैं, तो लोग कहेंगे पागल है, ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वहीं पे उसी काम को दूसरा व्यक्ति भी करने लग जाए और उससे कुछ उसको इनकम हो जाए, तो वास्तविक रूप से यही लोग कहेंगे कि हाँ यार भाई साहब, इसमें कुछ ना कुछ तो प्रकोप है, कुछ ना कुछ इसकी क्वालिटी है। समझ रहे हो। ऐसे ही उनके साथ हुआ था। मैक्सवेल साहब अपना मत प्रस्तुत किए, लेकिन उनको कोई मानने वाला नहीं था। तो फिर इनका भाई साहब पुष्टि करने के लिए हमारे पास आए हर्ट्ज जी। कौन आए, प्रोफेसर हेनरिक हर्ट्ज। इनके आते का मतलब इनके आने में या सिद्धांत को देने में बहुत देर हो चुकी थी। तब तक में हमारे मैक्सवेल साहब है ना भगवान के प्यारे हो गए थे, मतलब इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। तो जब हेनरी हर्ट्ज 1887 में बोले कि वास्तविक रूप से सही है यार, सही बात है कि विद्युत चुंबकीय तरंग भी एक प्रकार का तरंग होता है जो किसी भी गतिमान आवेश के कारण कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने के कारण एक प्रकार का तरंग बनता है। इन्होंने अपने प्रयोग में बताया। कब, 1887 में। किसने, जर्मन के वैज्ञानिक थे ये। कहाँ के थे, जर्मन के वैज्ञानिक। मैं सब इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को भी तो पता हो कि ये आखिर हो क्या रहा है।
कि भाई साहब हमारे पास मैक्सवेल जी आए, उनके सिद्धांत को कोई मानने वाला नहीं था। ये भी नहीं कहते थे भाई साहब कि कोई विद्युत चुंबकीय नामक तरंग है। लेकिन मैक्सवेल की परिकल्पना से सहमत न होने के कारण बहुत लोग प्रयास किए, लेकिन हमारे पास 1887 में जर्मन वैज्ञानिक प्रोफेसर हेनरी हर्ट्ज ने अपने एक बेहतरीन रूप से एक, जैसे यहाँ पर आप देखो, एक आप का कुछ भी ये उपकरण दिख रहा है एक प्रकार से, हेनरी हर्ट्ज का प्रयोगशाला में इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है ना। और फिर उन्होंने एक अपना मत दिया कि वास्तविक रूप से यार सही है कि एक प्रकार से यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, उन्होंने प्रयोगशाला में करके दिखाया। कब? 1887 में। अब जब तक वो दिखाते तब तक भाई साहब मैक्सवेल तो थे ही नहीं, लेकिन उनका सिद्धांत अभी भी चल रहा है कि सबसे पहले श्रेय तो उन्हीं को जाता है जिन्होंने बता दिया कि हाँ विद्युत चुंबकीय तरंग नामक कोई तरंग होता है जो कि किसी भी गतिमान आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने से ये तरंग कहलाती है ना। मतलब विद्युत क्षेत्र परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, वही परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र फिर से परिवर्ती विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। इस प्रकार से एक अध्यारोपण के तहत मतलब ये तरंग चलती रहेंगी, है ना। और मिश्रित जो है इनका रूप है विद्युत चुंबकीय तरंग कहला गया। तो पहले नंबर में मैक्सवेल साहब आए, फिर हेनरी हर्ट्ज ने, और उन्हीं के यहाँ पर हर्ट्ज का हम प्रयोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में जेसी बोस ने अपना प्रयोग प्रस्तुत किया कि हाँ भाई साहब हम इसको और बृहद करते हैं। हर्ट्ज ने बता दिया कि हाँ भाई साहब अल्प मात्रा में, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत कम सीमित समय में उन्होंने मतलब सीमित जगह तक विद्युत चुंबकीय रेखाओं को ले जाने में मतलब एक प्रकार से सफल हुए। लेकिन जब हमारे पास जेसी बोस साहब आए, ये भाई साहब अपना प्रयोग भी करना शुरू कर दिए। ठीक है, सन 1894 से 1899 के बीच इन्होंने अपना काम किया और प्रयोगशाला में उन्होंने एक ऐसा मतलब उपकरण बनाया जिसकी सहायता से लगभग 20 मीटर तक इन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजने का सफल कार्य किया। जो हर्ट्ज थे इन्होंने 6 मीटर तक ही विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेज सका। लेकिन जो हमारे जेसी बोस साहब आए, जिसका हम आगे पढ़ेंगे, जेसी बोस के बारे में यदि क्वेश्चन आ जाता है, जेसी बोस का प्रयोग पढ़ेंगे, तीनों ने लगभग बच्चों कितना मीटर, 20 मीटर तक तो भेज ही लिया लगभग। बाद में इन्होंने मतलब 1.5 किलोमीटर तक भी भेजा, मतलब 1.5 किलोमीटर तक भेजा। पहले 20 मीटर तक उन्होंने भेजा, प्रस्तुत किया। इसके बाद 1.5 किलोमीटर मतलब 1.5 यानी 1500 मीटर तक भेजने में सफल हुए। लेकिन जो मार्कोनी साहब थे ये थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में बनाए। बोले भाई साहब हम तो एंटीना का प्रयोग करेंगे और एंटीना की सहायता से हम इसको और लंबे दूर तक कर सकते हैं। तो मार्कोनी साहब आए और उन्होंने लगभग 50 किलोमीटर दूर तक उन्होंने अपना प्रयोग कर दिया कि हम इस विद्युत चुंबकीय तरंग को हम 50 किलोमीटर तक भेज सकते हैं। इसलिए तो कहते हैं रेडियो की खोज किसने की? मार्कोनी ने। भाई साहब बोले कि हम तो 50 किलोमीटर तक भेज देंगे। आगे चलकर एंटीना और भाई क्षमता बढ़ा दिया गया। बोले अब तो हम 200 किलोमीटर तक भेज सकते हैं। और आज ऐसा होता है, दिल्ली से प्रसारण होती है एंटीना के माध्यम से, आज ही उपग्रह के माध्यम से हम यहाँ 2000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर भी बैठे हैं फिर भी हम उसको देख पा रहे होते हैं। तो ये सब भाई साहब विद्युत चुंबकीय तरंग का कमाल है। अब कहो कि ये क्यों है, कैसे है, मजा नहीं आ रहा है, नहीं होता तो क्या होता, नहीं होता तो आज हम मोबाइल नहीं चला पाते। ये जो हम आपको सब कुछ मोबाइल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं और आप देख रहे हैं ना, ये सब वही तरंग का कमाल है बच्चों। ध्यान रखो, 1 सेकंड के अंदर फोन जाता है, आपसे बात हो जाती है। तो किसका? सब विद्युत चुंबकीय तरंग का ही प्रभाव है। समझ में आया? तो चलिए शुरू करते हैं। हर्ट्ज का प्रयोग, अभी ये पृष्ठभूमि था, समझाना जरूरी था। हर्ट्ज जब अपने प्रयोगशाला में प्रयोग करने का कोशिश किए, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग बनाना चाहा, तो फिर उन्होंने कैसे बनाया भाई साहब? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस उपकरण की, इसको कैसे बनाया। उन्होंने क्या किया, हमारे पास P1 और P2 ये दिख रहा है ना, उन्होंने धातु की 2 वर्गाकार बड़ी प्लेट ले ली, P1 और P2। ठीक है, मतलब उनके जो भी उपकरण है, एक प्रकार संरचना है, जो भी विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने के लिए प्रयोगशाला में जो उन्होंने प्रायोगिक व्यवस्था की थी, उसमें P1 और P2 ये वर्गाकार बड़ी प्लेटें हैं, धातु की 2 वर्गाकार बड़ी प्लेटें हैं, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई लगभग 40 मीटर रखी। 40 सेंटीमीटर, यार मीटर तो बहुत बड़ी है, 40 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक की लंबाई यदि मैं कह दूं तो 40 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। ठीक है, और फिर इनको मोटे तार की सहायता से, जैसे हमारे पास एक यहां पर धातु का गोला है, यहां पर एक धातु का गोला और यहां पर एक धातु का गोला, 2 धातु का गोला लगा दिया। मतलब 2 प्लेट ले लिया, वर्गाकार प्लेट, और उनके प्रत्येक भुजा की लंबाई जिसकी 40 सेंटीमीटर थी,
और इन प्लेटों का संबंध एक मोटे तार की सहायता से धातु के गोले S1 और S2 से कर दिया। मतलब ये जुड़ा नहीं है, ये धातु का गोला है, मतलब ये जुड़ा नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, इसके बीच गैप है, रिक्त स्थान है, जहां पर जो हमारे पास आवेश है, आवेश से जो वायु है वो गर्म हो सकता है और कंपन उत्पन्न हो सकती है, ये चीज यहाँ पर रिक्त स्थान छोड़ा गया। तो पहले इन्होंने व्यवस्था किया, धातु की 2 वर्गाकार प्लेट ले ली जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है बच्चों, और इसको एक मोटे चालक तार की सहायता से जोड़ दिया है ना, और जिसमें धातु के 2 गोले S1 और S2 लगे हैं, जिनके बीच जैसे मान लीजिए S1 और S2 है ना, इनके बीच लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर का स्थान छोड़ा। इसी के लिए तो बोलते हैं कि दोनों गोलों के जो बीच के अंतराल को हम चिंगारी अंतराल कहते हैं। स्पार्किंग गैप मतलब यहाँ भी आवेश, बीच में रिक्त स्थान, वायु यहाँ पर मतलब आवेश को ग्रहण करेगा, आयनित होगा, तो यहाँ पर इसको कहा गया स्पार्किंग गैप मतलब चिंगारी अंतराल। अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं केवल उपकरण की संरचना की, किस प्रकार से उपकरण की संरचना हुई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें आगे। अच्छा, ये जो धातु का गोला S1 और S2 है, इसका प्रेरक कुंडली के द्वितीयक, यहाँ पर देखो ये प्रेरक कुंडली है, इसका द्वितीयक कुंडली है भाई साहब, प्रेरण कुंडली का द्वितीयक, ये प्राथमिक कुंडली द्वितीयक कुंडली, P1 और P2, यहाँ पर देखो ये P और P का मतलब है प्राइमरी, S और S का मतलब सेकेंडरी। प्रेरक कुंडली C से जुड़ा रहता है, द्वितीय कुंडली, जैसे S1 और S2 है, इसका संबंध एक प्रेरण कुंडली C की, जैसे प्रेरक कुंडली है यहाँ पे, इसके द्वितीय कुंडली के साथ ये जुड़ा रहता है, और जिसके बीच हम मतलब ये S1 और S2 के बीच जो गैप है ना, इसमें स्पार्किंग उत्पन्न करने के लिए, चिंगारी उत्पन्न करने के लिए इस कुंडली की सहायता से उच्च विभवांतर लगा सकते हैं S1 और S2 पर। समझ रहे हैं? उच्च विभवांतर लगभग 10,000 वोल्ट। ठीक, अब इसमें दूसरा चीज यहां पे संसूचक है। ये संसूचक क्या होता है? तार का एक लूप होता है डी आकार का, जिसके एक सिरे पर, यहां पे सिरा है S1 और S2 है ना, इसके धातु के 2 गोले जुड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये संसूचक डी आकार का होता है जिसके एक सिरे पर धातु के गोले S1 और S2 जुड़े रहते हैं। इससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें एक प्रभाव उत्पन्न होगा कि हाँ यार कुछ इसमें परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, यहां तक अभी आप समझ लो। तो मुख्य रूप से 2 ही चीज तो है, एक आपका इधर का भाग और एक संसूचक। इसे हम बोल सकते हैं एक प्रकार से पूरा रूप प्रायोगिक व्यवस्था, हर्ट्ज की प्रायोगिक व्यवस्था, ये चीज हो गया। अब इसमें कैसे इन्होंने बताया कि भाई साहब यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगे चलती है, तो जब धातु के दोनों गोलों, यहाँ पर S1 और S2 हैं, जब धातु के दोनों गोलों के बीच उच्च विभवांतर, प्रेरक कुंडली है, इसकी सहायता से है ना उच्च विभवांतर लगाया जाता है, मतलब 10,000 वोल्ट, तो उनके बीच ये जो S1 और S2 है, इनके बीच जो वायु है वो आयनित हो जाती है। फलस्वरूप वायु के आयन जो हैं और इलेक्ट्रॉन, वायु के आयन होंगे, इलेक्ट्रॉन यहां पर आगे पीछे दोलन करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, सिंपल है। वैसे भी आवेश प्रवाह से हमने आपको बताया था पहले भी कि ऑर्स्टेड ने यह चीज बताया था कि किसी भी चालक तार पर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है, आकर्षित करने की क्षमता। तो ये प्रयोग वायु में खुला में देखा गया कि यार क्यों ना, जब चालक तार में तो क्यों ना हम एक खुला पे आवेश दे दें। तो यहां पर आवेश दिया, दोनों सिरों पर उच्च वोल्ट का विभवांतर लगाया और देखा कि इसके बीच जो वायु है वो आयनित हो गई, और आयनित होने के फलस्वरूप एक विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो गया इसके बीच में, और इस प्रकार से एक तरंग चलने लगती है, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग चलने लगती है, जिसको हम पुष्टि करने के लिए संसूचक लगा कर रखे हैं। संसूचक की सहायता से इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को पता कर पाए कि भाई साहब हाँ यहाँ पर कोई ना कोई सूचना मिल रही है, ये जो संसूचक है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, वो प्राप्त कर रहा है। अब इसमें होता क्या है, जैसे हमने कहा भाई साहब S1 और S2 के बीच हम उच्च वोल्टेज का विभवांतर लगाएं, जिससे इनके बीच का वायु आयनित हो गया, और इस पे वायु आयनित हो गए, इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करते हैं, दोलन करने लगते हैं, आगे पीछे दोलन करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। अब ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है संसूचक तक जाती है, तो ये होता क्या है, यहाँ पे भी धातु के 2 गोले S1 और S2, इसके बीच भी गैप है, रिक्त स्थान है, तो इसके कारण जो उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगे यहाँ तक पहुँचती है। धातु का गोला है,
धातु का गोला है, ये क्या करेगा भाई, ये भी आवेश को ऑब्जर्व करेगा। तो यहाँ पर ये जो तरंगे यहाँ तक पहुँचती हैं, फलस्वरूप देखा जाता है कि S1 और S2 के बीच भी कहीं ना कहीं उच्च विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। फलस्वरूप यहाँ पर वायु में विद्युत विसर्जन होने लगता है। यहाँ भी जो वायु है यहाँ भी विद्युत विसर्जन होने लगता है। तभी तो जानते हैं कि भाई साहब हाँ यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंगे पहुंची है। एक पुष्टि कैसे होगी कि भाई साहब यहाँ से विद्युत चुम्बकीय तरंगे संसूचक तक पहुंचेगी। तो यहाँ भी धातु के दो गोले S1 और S2 हैं, डैश हमने कर लिया है। इसके S1 और S2 के कारण यहाँ पर जो बीच में गैप है वहां पर उच्च विभवांतर उत्पन्न होगा, मतलब S1 और S2 में बीच उच्च विभवांतर उत्पन्न होगा, जिसके कारण इसके जो बीच में गैप वायु है वहां पे वायु में विद्युत विसर्जन होने लगेगा। फलस्वरूप चिंगारी निकलने लगती है। चिंगारी हल्का फुल्का चिंगारी, वैसा नहीं कि आग लग जाए, ठीक है। तो चिंगारी निकलने लग जाती है, जिससे पुष्टि हो जाता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे भाई साहब यहाँ पर आ चुकी है। सिंपल। चलो ये चीज क्लियर है, इतना ही है हर टच का प्रयोग। आप लोग एक काम करो, संरचना के दो भाग हैं, एक प्रेसी और एक संसूचक। प्रेसी मतलब भेजने वाला, संसूचक मतलब ग्रहण करने वाला। लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। पूरा वही चीज मैंने बताया कि P1 P2 वर्गाकार धातु की बड़ी प्लेटें होती हैं। प्रत्येक भुजा की लंबाई लगभग 40 सेंटीमीटर होता है। इन प्लेटों के बीच जो धातु के दो गोले S1 S2 होते हैं तार की सहायता से जुड़ जाते हैं तथा 2 से 3 सेंटीमीटर दोनों गोलों के बीच रिक्त स्थान होता है, जिसे हम चिंगारी अंतराल भी कहते हैं। S1 S2 का संबंध प्रेरक कुंडली C के द्वितीय कुंडली से होता है, जिसकी सहायता से हम उच्च विभवांतर लगा सकते हैं। संसूचक यह एक तार का लूप होता है जिसके सिरे पर धातु के दो गोले S1 और S2 जुड़े रहते हैं। ठीक है, यहां तक कर लेना। विधि यहां पर देख लो, मैंने जो बताया वही चीज है और कुछ भी नहीं है। इसको यहां पर यदि हम आपसे कहें आवृत्ति, तो आवृत्ति होता है 1/2 पाई √LC। यहां पर यह बताया गया कि यदि धातु की प्लेटें अल्पधारिता C वाले संधारित्र की तरह तथा प्लेटों को धात्विक गोलों से जोड़ने वाली संयोजक तार अल्प प्रेरकत्व L वाले कुंडली की तरह कार्य करे, तो उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति कितना हो जाएगा, म्यू बराबर 1/2 पाई LC। इसका मतलब ये बता रहा है कि जैसे मान लीजिए आपने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा था कि ये मान लो संधारित्र का कार्य करे और ये जो चालक तार है ये कुंडली का कार्य करे, तब यहाँ पर आवृत्ति कितना होगा, ये चीज है। चलिए इसके बाद जेसी बोस साहब आए भाई, इन्होंने हर्टज का जो प्रयोग हुआ लगभग 6 मीटर के तरंग दैर्ध्य उत्पन्न कर सके, मतलब अपने प्रयोग में इतना सीमित प्रयोग कर पाए कि 6 मीटर तक ही इन्होंने विद्युत चुम्बकीय तरंग ले जा सके, केवल प्रयोगशाला तक ही सीमित रखा। इसके बाद हमारे जेसी बोस साहब आए, कब 1894 से 1899 के बीच सर जगदीश चंद्र बोस ने कोलकाता स्थित प्रयोगशाला में विद्युत चुम्बकीय तरंग से संबंधित विभिन्न शोध कार्य किए। मतलब कोलकाता में ये कहीं ना कहीं ये प्रोफेसर होते हैं भाई साहब, जो लगातार कार्य कर रहे होते हैं, उस कॉलेज में पढ़ा भी रहे होते हैं और शोध भी कर रहे होते हैं। तो इन्होंने कोलकाता में जब पदस्थ रहे तो 1894 से 1899 5 वर्ष देख सकते हो। तो सन 1895 में उन्होंने स्वनिर्मित विद्युत रेडिएटर की सहायता से उन्होंने स्वयं एक विद्युत रेडिएटर बनाया, जिसमें से 5 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तरंग दैर्ध्य वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न की तथा बंगाल के तत्कालीन गवर्नर के सामने विद्युत चुम्बकीय तरंगों को 20 मीटर तक प्रेषित करने में सफल रहा। मतलब 20 मीटर तक गवर्नर के सामने प्रस्तुत किया और फिर उन्होंने भाई साहब 1.5 किलोमीटर की दूरी तक विद्युत चुम्बकीय तरंगों को सफल रूप से प्रेषित कर पाए। लेकिन 1.5 किलोमीटर क्या है, गांव में भी सीमित है, इतना कम में तो काम होना नहीं है, समझ रहे हो। तो इसके बाद आए हमारे पास मार्कोनी साहब। क्या भाई साहब, मार्कोनी थोड़े से और चतुर चालाक निकले। इन्होंने 1896 में इटली के वैज्ञानिक गुग्लिल्मो है, ठीक है, मार्कोनी ने हर्टज के कार्य का अनुसरण किया। मतलब हर्टज जो भी देखो भाई, वैज्ञानिक अपना देते गए चलते गए। हर्टज ने कब बताया, हर्टज साहब कब आए थे, 1887 में। इसके बाद 94-95 में तो भाई साहब जेसी बोस ने बताया। मार्कोनी भी आए, बोले रुको अब हम भी ट्राई करते हैं, आप लोग बहुत ट्राई कर लिए, अब हमारी बारी, हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी क्षमता है। तो उन्होंने भाई साहब अपना फिर से एक नया व्यवस्था बनाया, एक नया उपकरण बनाया और उन्होंने लगभग 50 किलोमीटर तक बिल्कुल विद्युत चुम्बकीय तरंग को भेज दिया। बोला एक काम करते हैं, जैसे आप लोग ये प्रयोग कर रहे हो, यहाँ पर देखिए हर्टज बोले भाई साहब एक काम करो, ये जो आपने 2 कुंडली जोड़ रखा है तो एक में एंटीना लगा दो और एक को विद्युत चालक तार की सहायता से पृथ्वी से जोड़ दो। सिंपल है, कुछ भी नहीं। बोला एक में एंटीना जोड़ दो, एक में तार, तो ये थोड़ा सा विद्युत चुम्बकीय तरंग है,
अत्यधिक दूरी तक ले जा सकते हैं। देखो इसकी पुष्टि कैसे की। 1896 में इटली के वैज्ञानिक गुगलिएल्मो मार्कोनी ने हर्ट्ज के कार्य का अनुसरण किया। जो भी हर्ट्ज ने अपना प्रयोग दिए उसका अनुसरण किया और विद्युत चुंबकीय तरंगों को कई किलोमीटर की दूरी तक प्रेषित करने में सफलता प्राप्त की। मतलब भाई साहब ये तो सबसे चतुर चालाक निकले। उन्होंने पाया कि यदि चिंगारी अंतराल के एक सिरे को एंटीना से, क्या एंटीना लिखा है ना, एंटीना लिखा है, एंटीना लिख लेना, तथा दूसरे सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कई किलोमीटर तक संचरित हो सकती है। अब इनको कोई बताया नहीं, लगातार प्रैक्टिकल करते रहे, मतलब प्रायोगिक है ना, ये चीज करते रहे ये चीज आजमाए। कभी एक छोटा सा चालकता लगाए, फिर बाद में तो एंटीना, एक साथ थोड़ी ना कि एंटीना लगा दिए काम हो गया। लगातार अभ्यास करते गए, एक दिन सफल हो गए। हर्ट्ज के उपकरण में आवश्यक रूपांतरण करते हुए मार्कोनी ने सन 1899 में विद्युत चुंबकीय तरंग को ब्रिटिश चैनल तथा सन 1901 में अटलांटिक महासागर के आर पार भेजने में सफलता प्राप्त की। मार्कोनी का प्रयोग संचार के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ एवं बेतार संचार की परिकल्पना हकीकत में परिवर्तित हो गया। बेतार मतलब बिना तार के हम बात कर सके। जैसे रेडियो, सबसे पहले रेडियो आया, रेडियो में क्या है, बेतार संदेश वही है। नहीं बोलते थे भाई साहब दूर संचार से रेडियो का प्रसारण होता है, ये हमारा ये ले केंद्र ऐसा ऐसा। अब तो रेडियो कोई नहीं सुनता। नहीं, पहले हम जब लगभग छोटे थे, 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ रहे थे, तो रेडियो बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता था, हर घर में रेडियो रहता था। यहाँ तक कि 12वीं जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम भी एक रेडियो लिए थे 250 से 300 के बीच में, ठीक है। और वहाँ पर न्यूज़ सुनने के लिए कि आज ये हुआ, उतना समझते नहीं थे क्योंकि उतना हमारा दिमाग ही विकसित नहीं था जितना चाहिए। आप लोग तो आज बहुत होशियार हो, आज की डेट में तो तकनीक भी इतना ज़्यादा है तो हर चीज़ कर सकते हो, आपके पास क्षमता भी है, हुनर भी है, पता है कि आपके पास सब कुछ है, बस आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग, यांत्रिक तरंग में अंतर, साथ में विद्युत चुंबकीय तरंग और ध्वनि तरंग में अंतर, मतलब दोनों अंतर यहाँ पर क्लियर करेंगे, एक दूसरे को कंपेयर करते चलेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। शुरू करें। जो हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, सिंपल है। लेकिन जो हमारे यांत्रिक तरंग होती हैं ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंग होती हैं। अब देखो सेम रहेगा, विद्युत चुंबकीय तरंग तो वही है, यांत्रिक तरंग और ध्वनि तरंग में भी कुछ न कुछ मैचिंग होगा, इसलिए आप लोग साथ साथ तैयार करते चलें। पहला डिफरेंस, ये विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, लेकिन यांत्रिक तरंग में भाई साहब ये अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगें होती हैं। अब यदि हम ध्वनि तरंग में देखें तो ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है, मतलब अनुप्रस्थ नहीं होती। तो देखो यांत्रिक जो होती हैं अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ दोनों होती हैं, लेकिन जो आपके ध्वनि तरंग है ये केवल अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। जो विद्युत चुंबकीय तरंग है इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो ध्वनि तरंग है इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार हम यांत्रिक तरंग में तैयार करेंगे कि इन तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती बच्चों, लेकिन यांत्रिक तरंग में जो भी यांत्रिक तरंग होते हैं उन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सिमिलर आप डिफरेंस तैयार करते चलो, दो अंतर आपको तैयार हो गए, दोनों एक के साथ एक फ्री, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, फटाफट तैयार करना है। ये तरंगें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के दोलनों से उत्पन्न होती है, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग जो है विद्युत तरंग दोलन करती है तो चुंबकीय क्षेत्र, फिर चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र, ये लगातार कंटिन्यू प्रक्रिया चलता रहता है, एक प्रकार का तरंग बन जाता है जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। लेकिन ये तरंगे माध्यम के कणों के दोलन से उत्पन्न होते हैं। जैसे मान लीजिए आप स्टील का बर्तन, उसे थोड़ा सा धक्का दे दो तो स्टील के जो कण है कंपन करने लगते हैं और एक प्रकार के तरंग निकलने लगती है, उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। समझ रहे हो। इनमें देखो भाई विद्युत चुंबकीय तरंग में तो है ही नहीं कि इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। और ध्वनि तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही दोलन करते हैं, मतलब भाई माध्यम के कण होते हैं, माध्यम के कण के कारण उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर जो है जो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है इसमें दो क्षेत्र होते हैं, एक विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, साथ में तरंग संचरण के भी लंबवत होते हैं। और यहाँ पर तरंग संचरण के लंबवत नहीं होते, ये तरंग संचरण के दिशा में होती है, ठीक है। इन तरंगों का वेग अत्यधिक होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और जैसे ध्वनि का वेग यदि हम नॉर्मल वातावरण में देखें वायु में तो
332 मीटर पर सेकेंड होता है, मतलब बहुत कम होता है। लेकिन वहीं पर हम चुंबकीय तरंगों की बात करें तो इनका जो वेग होता है अत्यधिक होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसमें भी बच्चों देखें कि इन तरंगों का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और इन तरंगों का जो वेग है बहुत ही कम होता है। जैसे हम बात करें ध्वनि तरंग भी एक प्रकार का यांत्रिक तरंग ही है। जैसे हमने कहा आपको कि मान लीजिए एक स्टील का बर्तन है, उसमें आप छोटा सा कंकड़ मार दो तो वहां पे एक तरंग उत्पन्न होती लगती है। कणों के संचरण के कारण कण जो है कंपन करते हैं और तरंग उत्पन्न होती है और वो ध्वनि तरंग का रूप ले लेती है। अगला देखो बच्चों, ये तरंग ध्रुवण प्रकृति होती है, मतलब ध्रुवण की क्षमता होती है इनमें। और केवल जैसे हम बात करें यांत्रिक तरंग होती हैं, इनमें दो प्रकार की तरंगे हैं, एक अनुप्रस्थ तरंगे और एक अनुदैर्ध्य तरंगे। तो जो आपकी अनुप्रस्थ तरंगे होंगी वो ध्रुवण प्रदर्शित करेंगी, लेकिन यदि अनुदैर्ध्य तरंग होगी तो ध्रुवण प्रदर्शित नहीं करेंगी। तो कहने का मतलब यांत्रिक तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। तो भाई अनुदैर्ध्य तरंग जो होती हैं ध्रुवण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो यही चीज है बच्चों, जो हम बात करते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग तो ध्रुवण प्रदर्शित करती हैं, जबकि ध्वनि तरंगे ध्रुवण प्रदर्शित नहीं करती हैं। बिल्कुल सिंपल है, सिमिलर है, क्योंकि जो ध्वनि तरंग वो यांत्रिक तरंग का ही एक रूप है। भाई ध्वनि तरंग दो प्रकार के, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य, लेकिन जो मैंने कहा यांत्रिक तरंग दो प्रकार के, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। और जो हमारा अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंग है, तो ध्रुवण की गुण जो क्षमता है प्रदर्शित नहीं होती ध्वनि तरंगों में। एक और अंतर है, इन तरंगों का वेग ताप से अप्रभावित रहता, मतलब ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कितना भी गर्म ठंड हो इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ध्वनि तरंग बच्चों वेग के ताप पर निर्भर करता है। 6 अंतर तैयार करना है, 6 अंतर याद कर लोगे तो वैसे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग किस प्रकार की होती है? अनुप्रस्थ होती है। यांत्रिक तरंग में दोनों होता है, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों, और इन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के दोलनों से उत्पन्न होती है, ये तरंगे माध्यम के कणों के दोलन से उत्पन्न होती है। ये अंतर आप ध्वनि तरंग में भी लिख सकते हो। इन तरंगों में यदि हम विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र देखें तो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, साथ में तरंग संचरण की दिशा में भी लंबवत दोलन करते हैं। इन तरंगों के माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा पे ही लंबवत अथवा तरंग संचरण की दिशा में ही दोलन करते हैं। लंबवत और दोनों हो सकता है भाई साहब, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य ना, इसलिए अनुप्रस्थ होता तो लंबवत होता, अनुदैर्ध्य दी है तो फिर वो हो जाता समांतर। इन तरंगों का वेग अत्यधिक होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और इन तरंगों का जो वेग है, मतलब यांत्रिक तरंग, इनका बहुत ही कम होता है। जैसे ध्वनि तरंग एक प्रकार का यांत्रिक तरंग है, ध्रुवण प्रदर्शित करते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग, और जबकि यांत्रिक तरंग में अनुप्रस्थ यदि तरंग है तो ध्रुवण प्रदर्शित करेंगे, अनुदैर्ध्य नहीं करेंगी। ठीक है, इसी प्रकार विद्युत चुम्बकीय तरंग ध्वनि तरंग की बात कर लें तो विद्युत चुम्बकीय तरंग तो आपको पता ही है भाई साहब, अनुप्रस्थ होती है, जबकि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है। इन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है, इनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता, मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए नहीं होती माध्यम की आवश्यकता, लेकिन ध्वनि तरंगों में विद्युत मतलब संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत तथा तरंग संचरण की दिशा में लंबवत दोलन करते हैं बच्चों, और इसमें ध्वनि तरंगों के माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही दोलन करते हैं। इनका वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन ध्वनि तरंगों में उनका वेग बहुत कम होता है। इस प्रकार से आप अंतर जितने भी है तैयार कर लो, 3 अंतरों से तैयार हो जाए तो काफ़ी है। इस चैप्टर से 4 नंबर के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। अब इस साल एमपी बोर्ड में कितने नंबर के पूछे जाएंगे वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा समय यदि ब्लूप्रिंट देख लूँ विद्युत चुम्बकीय तरंग से, हाँ बिल्कुल, ओ हो यहाँ से तो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा यार, है ना। एमपी बोर्ड में तो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो फिर ऑब्जेक्टिव तो कराना ही पड़ेगा अच्छे तरीके से। 4 में 4 देखो, ये आपका परीक्षा बोर्ड है, मार्केट से मैंने लेके आया। यहाँ पर देखो ब्लूप्रिंट आपको समझ में आएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग, यहाँ से 4 नंबर का केवल ऑब्जेक्टिव आएगा। क्या बात है, कोई बात नहीं, तो फटाफट ऐसे ही पूछ दिया जाएगा। ध्वनि तरंग किस प्रकार के तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, सिंपल है। यांत्रिक तरंग अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ दोनों होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। तो ये चीजें याद करते चलो। अदर स्टेट के बच्चे हैं उन्हें तैयार करना जरूरी है, हम केवल एमपी बोर्ड को टारगेट में नहीं रखते, इसलिए तो 100% सिलेबस देते हैं। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 8 में विद्युत चुम्बकीय तरंग में आज का जो लेक्चर है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना होगा आप लोगों को।
कुछ जैसे एमपी बोर्ड में इस साल की बात कर रहा हूँ 2023 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो एमपी बोर्ड वालों को तो अच्छे तरीके से इसे तैयार करना है। अदर स्टेट के बच्चों के लिए इस चैप्टर से 2 नंबर के भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं कि भाई रेडियो तरंग और सूक्ष्म तरंगों के उपयोग लिखो, तो फिर आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। वैसे जो तरंगदैर्घ्य होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की या उनकी आवृत्ति होती है, उनके आधार पर इन तरंगों को बांटा गया है। बढ़ती हुई आवृत्ति और घटते हुए तरंगदैर्घ्य के क्रम में, यानी आवृत्ति, भाई देखो तरंगदैर्घ्य घटेगा तो आवृत्ति बढ़ेगी, सिंपल है, ये चीज तो क्लियर है। आवृत्ति क्या है ये एक चीज मैं फिर से आपको क्लियर करा देना चाहता हूं, क्योंकि आपके मन में डाउट रहेगा कि सर कैसे हम समझेंगे कि तरंगदैर्घ्य घटेगा आवृत्ति बढ़ेगी, एक दूसरे के व्युत्क्रम कैसे हैं। बच्चों मैं आपको यदि कह दूं कि जो तरंग चलती है वो सुरंग और गर्त के रूप में चलती है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तरंग सुरंग और गर्त के रूप में चलती है। अभी मैं यहां तक बात करता हूं। अब देखो ये जो तरंगदैर्घ्य होता है, 2 सुरंगों के बीच की दूरी या 2 गर्तों के बीच की दूरी होती है, ये तरंगदैर्घ्य होती है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य अधिक है और अभी तरंगदैर्घ्य कम कर दिया जाए, तो इस कंडीशन में देखो जरा, तरंगदैर्घ्य कम कर दिया जाए मतलब पास पास इसको कर दिया जाए, ठीक है, और उतना ही दूर तक करता हूं। अब देखो तरंगदैर्घ्य थोड़ा सा कम हो गया कि नहीं हुआ, इसकी अपेक्षा तरंगदैर्घ्य कम हुआ कि नहीं, ठीक है, तरंगदैर्घ्य कम हुआ कि नहीं। अब कंपन गिनो, 1 कंपन, फिर ये 2 कंपन, फिर ये 2.5 हो गया। यहां पर 1 कंपन, यहां से चलो 2 कंपन, यहां से चलो 3 कंपन और ये 4। उतने ही दूरी पर तरंगदैर्घ्य कम हुआ ना, लेकिन आवृत्ति बढ़ गई। तो जैसे जैसे हम बात करें कि आवृत्ति यदि बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं तरंगदैर्घ्य कम हो रहा है। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, इकाई समय में कितने बार कंपन करती है। एक चक्र को हम 1 कंपन कहते हैं। एक चक्र यानी यहां से यहां तक 1 पूर्ण चक्र, ये अर्ध चक्र है, यहां तक गया तो 1 पूर्ण चक्र, तो 1 पूर्ण चक्र को हम बोलते हैं 1 आवृत्ति। ठीक है, एक बार उसने अपना कंपन पूरा कर लिया। इसी प्रकार दूसरे बार ये दूसरे चक्र को ये 2 बार आवृत्ति हो गई, मतलब आवृत्ति इसकी 2। इकाई समय में कितने, समझ, 2 आवृत्ति मतलब 2 बार घूम गया। अब इकाई समय में कितने बार कंपन कर रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5 आवृत्ति हो जाएगी। सिंपल, फिर से समझो, इकाई समय में कितने बार कंपन कर रही है। अब मुझे नहीं पता कि 10 बार कर रही है, 15 बार, तो 1 पूर्ण चक्र यहां से यहां तक गया भैया, तो उसका 1 पूर्ण चक्र कहला गया। और इकाई समय में कितने बार आवृत्ति करती है, मतलब कंपन करती है, वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति तो चीजें क्लियर है कि भाई साहब कोई हमारे पास विद्युत चुम्बकीय तरंग है और तरंग सुरंग और गर्त के रूप में चलती हैं, यानी कंपन करती हैं, तो सुरंग और गर्त का निर्माण होता है। तो 2 क्रमागत सुरंगों या गर्तों के बीच की दूरी वो तरंगदैर्घ्य कहलाती है। लेकिन इकाई समय में कितने बार कंपन कर रही है, इकाई समय में कितने बार कंपन कर रही है बच्चों, वो उसकी कहलाती है क्या, आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, तो हमने आपको भी समझाया कि तरंगदैर्घ्य कम हुआ तो आवृत्ति बढ़ गई, या आवृत्ति बढ़ी बार बार कंपन कर रही है। आवृत्ति बढ़ना मतलब बार बार कंपन करना, है ना, समझ रहे हो ना। यहां पर देखो आवृत्ति बढ़ रहा है मतलब इकाई समय में आवृत्ति बढ़ रहा है, मतलब इस प्रकार से बार बार कंपन कर रहा है। तो ये जो लैम्डा का मान है वो कम होता जाता है। तो ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इनको हम बढ़ते हुए आवृत्ति बढ़ेगा, तरंगदैर्घ्य घटेगा, इस क्रम में इनको 7 भागों में बांटे मुख्य रूप से तरंगों को। जैसे पहला है हमारा रेडियो तरंग, ठीक है, दूसरा है सूक्ष्म तरंग, फिर अवरक्त तरंग, एक क्रम से है। तो रेडियो तरंग की हम दोनों चीज देखते चलेंगे फटाफट। 2 ही चीज मेन है बच्चों, कि आवृत्ति कितनी होती है और इसका जो है तरंगदैर्घ्य कितना होता है। तो यहां पर देखो इन तरंगों की आवृत्ति परास लगभग 500 किलो हर्ट्ज से 1000 मेगा हर्ट्ज के बीच, कितना लंबा चौड़ा भाई आवृत्ति। तो हमारे पास रेडियो तरंग है, इसकी आवृत्ति चर्चा कर ली गई भाई 500, कहां से, 500 किलो हर्ट्ज से, कहां से बच्चों, 500 किलो हर्ट्ज से कहां तक, KHZ कर लो, से कितना तक बच्चों, 1000 मेगा हर्ट्ज। ठीक है, मेगा हर्ट्ज, ये किसकी है, रेडियो तरंग की। अब इसमें आप तरंगदैर्घ्य भी लिख लो। तरंगदैर्घ्य जो होता है 6 × 10⁻² मीटर से 0.3 मीटर। ठीक है, ये क्या है बच्चों, तरंगदैर्घ्य है।
बांटा गया है। तरंगदैर्ध्य अब घटता जाएगा, आवृत्ति बढ़ता जाएगा, तरंगदैर्ध्य घटता जाएगा। तो ये जो रेडियो तरंग हम किसे कहेंगे, जिनकी आवृत्ति 500 किलो हर्ट्ज से 1000 मेगा हर्ट्ज के बीच होगी और तरंगदैर्ध्य 6 × 10⁻² मीटर से 0.3 मीटर तक होगी। ये इसका तरंगदैर्ध्य है। तो इन तरंगों को रेडियो तरंग कहा जाता है। अब इसको हम उत्पन्न कैसे करते हैं, तो ये तरंगे दोलित्र परिपथों के द्वारा उत्पन्न की जाती है। चालक तार के त्वरित आवेश के प्रवाह से तरंगे उत्पन्न होती है। जैसे आपने पढ़ा है ना दोलित्र, साइक्लोट्रॉन में आपने पढ़ा होगा भाई, साइक्लोट्रॉन में किस प्रकार से कंपन करती है, तरंगे दोलन करती रहती है, उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, समझ रहे हो। चलिए, इसका यदि गुण देखें तो तरंगदैर्ध्य अधिक होने के कारण ये तरंगे विवर्तित हो जाती हैं। विवर्तन का मतलब किसी सतह से टकरा करके मुड़ जाना, तो विवर्तित हो जाती है। इसका उपयोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। इन तरंगों का उपयोग रेडियो एवं दूरदर्शन के संचार प्रणाली में किया जाता है। यदि क्वेश्चन आ जाए रेडियो एवं दूरदर्शन के संचार प्रणाली में किसका प्रयोग करते हैं, तो रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं। इसको आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, 2-4 बार पढ़ोगे, तभी आपको समझ में आएगा। ये चीजें थोड़ी सी रटने वाली चीजें हैं, थोड़ा सा माइंड में फीड करना पड़ेगा। जो आपको चार्ट है वो तैयार करना पड़ेगा रेडियो तरंग का, और जितने भी 7 तरंग है मान लीजिए, उनको आप एक चार्ट के माध्यम से पढ़ो, तभी आप समझ पाओगे। दूसरा बच्चों, सूक्ष्म तरंग। अब देखो सिंपल है, आगे चलते चलेंगे। सूक्ष्म तरंगे लघु तरंगदैर्ध्य की रेडियो तरंग होती हैं, मतलब रेडियो तरंग का ही रूप है। इन तरंगों की आवृत्ति परास 3 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच होती है। कितना होता है बच्चों, 3 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, और 300 गीगाहर्ट्ज। तो आवृत्ति में आपसे पूछूं अगले तरंगदैर्ध्य की भाई, तो 3 गीगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज को GHz से, और 300 गीगाहर्ट्ज होता है आवृत्ति, ठीक है। और तरंगदैर्ध्य यदि बोला जाए भाई साहब, तरंगदैर्ध्य जो होता है, तरंगदैर्ध्य की बात की जाए, तरंगदैर्ध्य जो होता है 0.1, ये 0.3 था, 0.1 मीटर से 1 किलोमीटर, ठीक है। तो इतना होता है ये आवृत्ति बच्चों किसका, सूक्ष्म तरंगों का। कहीं ना कहीं आपके रेडियो तरंग से तो कम ही है ना, ठीक है। इतना क्लियर है। थोड़ा सा खतरनाक भी हो सकता है, आपको याद भी हो सकता है और याद नहीं भी हो सकता बच्चों। यहाँ पे किलोमीटर नहीं होगा यार, मिलीमीटर होगा, है ना। वही तो मुझे भी कंफ्यूजन था, यहाँ पे ये मिलीमीटर है, बुक में गलत लिखा है, किलोमीटर नहीं होना चाहिए भाई, कम होना चाहिए तो किलोमीटर आ गया यार, मीटर से तो कम मिलीमीटर में आएगा, तो यहाँ पर मिलीमीटर है। वही तो मैं सोच में पड़ गया कि यार बुक में कैसा लिखा है, क्या मैं गलत बता रहा हूँ। तो ये 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर होता है, ठीक। ये रेडियो तरंग है, ठीक। इसकी तरंगदैर्ध्य है 1 किलोमीटर नहीं, ये मिलीमीटर है। क्या है, मिलीमीटर। कंफ्यूज कर देता है कभी कभी, बुक भी गलत दे देता है। उत्पत्ति इसकी कैसे करते हैं, इन तरंगों का उत्पादन विशेष प्रकार के निर्वात ट्यूब और जैसे मैग्नेट्रॉन है, क्लाइस्ट्रॉन है, गन डायोड है आदि के द्वारा करते हैं। तो ये सब लैब में आपको मिल जाएगा। सूक्ष्म तरंग का उत्पादन कहाँ से किया जाता है, तो निर्वात ट्यूब, मैग्नेट्रॉन, क्लाइस्ट्रॉन, गन डायोड आदि के सहायता से हम कर सकते हैं। इनका गुण भी लिखना है, तो इन तरंगों का तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता है, अतः बड़े आकार के अवरोधों को ये किरणें विवर्तित नहीं होती, संकीर्ण किरण पुंज के रूप में आगे बढ़ जाती हैं। इस प्रकार इन तरंगों को बिना फैलाव के विशेष दिशा में भेजा जा सकता है। उपयोग यदि देखा जाए, सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है रडार प्रणाली में और दूर संचार में। सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग कहाँ होता है, रडार प्रणाली और दूर संचार में। माइक्रोवेव ओवन में खाद्य पदार्थों को गर्म करने में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। माइक्रोवेव ओवन में खाद्य पदार्थों को गर्म करने में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल याद कर लो, सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग करेंगे कहाँ, माइक्रोवेव ओवन और खाद्य पदार्थों में, ठीक है बच्चों। चलिए अगले बात हमारा अवरक्त तरंग आ जाता है। अवरक्त तरंग में देखो हमारा जो आवृत्ति बढ़ता जाएगा 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज के बीच, और यहाँ पर तरंगदैर्ध्य 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर, यहाँ से घटता जा रहा है, तरंगदैर्ध्य घटता जा रहा है। अवरक्त तरंगे भाई साहब आवृत्ति परास 3 × 10⁻11 हर्ट्ज से,
ये लेक्चर पूरा देखो या ना देखो, अपने बुक से ये पूरा चार्ट बनाकर आप इसे तैयार कर लो। उत्पत्ति कैसे करते हैं, तो ये तरंग पिंडों एवं अणुओं से उत्पन्न होती है, इन तरंगों की ऊष्मीय तरंग भी कहते हैं। अच्छा, अब एक ऑब्जेक्टिव यहां से बन गया कि ऊष्मीय तरंग किन तरंगों को कहा जाता है, तो अवरक्त तरंग को ऊष्मीय तरंग कहा जाता है, क्योंकि जब ये तरंगे पदार्थों पर आपतित होती है तो पदार्थों के अणु इन तरंगों को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और पदार्थ गर्म हो जाते हैं। अवरक्त तरंग को ऊष्मीय तरंग क्यों कहा जाता है? यदि 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, यदि आप बोर्ड एग्जाम में हैं भाई साहब, तो अच्छे तरीके से हर प्रकार के क्वेश्चन आने चाहिए। एमपी बोर्ड में भाई इस साल कुछ और आ रहा है, पता चला अगले साल का बच्चा देख रहा है, मतलब ये जो वीडियो है अगले साल 2024 में पेपर देने वाला देख रहा है, तो फिर पता होना चाहिए ना भैया, जो अवरक्त तरंग है उसे ऊष्मीय तरंग तो कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव बन गया। लेकिन ऊष्मीय तरंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे ही इसमें ये तरंगे पड़ती हैं तो जो भी हमारे पास पिंड होता है, इनके कण गति करने लगते हैं। पिंड के कण जब गति करने लगते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा में बढ़ जाती है और वो गर्म हो जाते हैं बच्चों, इसी कारण से कहते हैं ऊष्मीय तरंग। मतलब इनके पड़ने से ही कण में गति हुआ और गति के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिसके कारण वो गर्म हो गए और ऊष्मा प्राप्त कर लिए। इसी कारण से हम ऊष्मीय तरंग कहते हैं अवरक्त तरंगों को। इसके बाद देखिए गुण की बात करें हम कि इन तरंगों के गुण, तो ये ऊष्मीय प्रभाव दर्शाते हैं, ये चीज तो आपको पता हो गया। तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इनका प्रकीर्णन कम होता है, मतलब फैलते कम है। ये तरंगे अंधेरे और धुंध में भी अधिक दूरी तक गमन कर सकती हैं। अब ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि भाई साहब धुंध और अंधेरा हो, धुआं हो जहां पर, तो किन तरंगों का प्रयोग करते हैं? तो अवरक्त तरंगे। जैसे सबसे ज्यादा धुंध दिल्ली में होता है ना, तो वहां पर अवरक्त तरंगों का प्रयोग कर सकते हैं। ये तरंगे फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित नहीं करती। ऑब्जेक्टिव आ जाए कौन सा तरंग प्रभावित नहीं करता, तो आपको पता होना चाहिए। उपयोग की बात करें बच्चों, काफी महत्वपूर्ण तो उपयोग है। अवरक्त लैंपों का उपयोग काय चिकित्सा में किया जाता है। यानी भाई साहब यदि पूछ दिया जाए काय चिकित्सा में जो लैंप होते हैं उनमें किन तरंगों का प्रयोग करते हैं, तो आप कहोगे उनमें अवरक्त तरंग होते हैं। इन तरंगों का उपयोग अंधेरे, धुंध या रात में फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। कितना सिंपल है, धुंध हो, कोहरा हो, छाया हो, तब कौन से तरंग प्रयोग में लाए जाते हैं? अवरक्त तरंग। पौधा घर जो होता है, पौधों को गर्म रखने के लिए इन तरंगों का प्रयोग करते हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं यहां से कि भाई पौधा घर है, गर्म रखना है, तो किन तरंगों का प्रयोग करेंगे हम? तो अवरक्त तरंगों का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखना बच्चों। उपग्रहों में लगे अवरक्त संसूचक का उपयोग पौधे की वृद्धि के प्रेक्षण करने तथा सैनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। समझ रहे हैं? उपग्रहों में लगे अवरक्त संसूचक का उपयोग पौधों की वृद्धि का प्रेक्षण करने, है ना, मतलब पौधे की वृद्धि किस प्रकार से हो रही है इसका हमें अध्ययन करना है। तो उपग्रह से अवरक्त जो तरंगे हो उसके माध्यम से संसूचक मतलब सूचना प्राप्त किया जाता है। उपग्रह प्राप्त करते हैं भाई पौधे की ग्रोथ कैसी है, वो अवरक्त तरंगों के माध्यम से। सैनिक उद्देश्यों के लिए भी इन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। घरेलू विद्युत उपकरण जैसे टीवी सेट, वीडियो रिकॉर्डर एवं वाईफाई हो गई, ये हाईफाई लिखा है, वाईफाई प्रणालियों में रिमोट नियंत्रकों में अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। घर में आप टीवी देखते हैं, रिमोट चलाते हैं ना, है ना, मतलब 2 मीटर 3 मीटर दूर से रिमोट दबाते हैं, आपका टीवी चैनल बदल जाता है। ये कहाँ से? तरंग तो ही निकलती है, तरंग के माध्यम से तो होता है, ऐसे थोड़ी ना हो जाए, तो तरंग का कनेक्शन होता है बच्चों। चलिए ये हमारा कंप्लीट हो गया अवरक्त तरंग। इसके बाद आ जाता है अपना दृश्य प्रकाश तरंगे। क्रम से इनकी जो आवृत्ति है वो बढ़ती जाती है। आवृत्ति अब बढ़कर 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 7 × 10⁻14 हर्ट्ज हो गया। अब आपको ये कैसे याद होगा? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि सर इतना लंबा कैसे याद करेंगे? तो एक चार्ट बनाओ, क्रम से चार्ट बनाओ, लास्ट में आप बुक का मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। एक चार्ट बनाओ, चार्ट के थ्रू आप तैयार करोगे कि इसका तरंगदैर्घ्य यहां से यहां तक, इसका तरंगदैर्घ्य इतना से यहां तक, आवृत्ति इसकी इतनी, आवृत्ति ऐसे करके, तो आपको तैयार रहेगा। ठीक, उत्पत्ति इसकी कैसी होती है? दृश्य प्रकाश तरंगे। सूर्य दृश्य प्रकाश तरंगों का प्रमुख स्रोत है। विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, आर्क लैंप आदि से प्राप्त प्रकाश दृश्य प्रकाश होते हैं। दृश्य प्रकाश उत्तेजित परमाणुओं की मूल अवस्था में लौटने पर उत्सर्जित होते हैं। अच्छा, समझ में नहीं आया ये कैसे होते हैं? जैसे कोई भी मान लीजिए परमाणु है, उत्तेजित हुआ, कहीं से कहीं ऊष्मा लिया और उत्तेजित हुआ, और जब अपने मूल स्थिति में लौटता वापस आता है तो फिर वो ऊर्जा को क्या करता है? रिलीज कर देता है। भाई कोई हमारे पास दृश्य प्रकाश मतलब कोई भी परमाणु है, पहले वो ऊर्जा ग्रहण करेगा और जब मूल स्थिति में आएगा तो ऊर्जा जब वो निकालेगा वो दृश्य प्रकाश के रूप में होगा।
इनके गुण की बात करें तो दृश्य प्रकाश दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती हैं, यह रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित करती हैं, फलस्वरूप फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित भी करती हैं। दृश्य प्रकाश की सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किस तरंग के माध्यम से होता है, तो दृश्य प्रकाश के माध्यम से होता है। दृश्य प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देखकर ही हम इस जगत के बारे में विभिन्न जानकारियां प्राप्त कर पाते हैं। कुल मिलाकर के भाई दृश्य प्रकाश यानी एक प्रकार से प्रकाश ही है और कुछ नहीं है। यदि पूछा जाए यहां से आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं बच्चों। जो इसे तैयार कर लेगा समझ लो वो महारथी है। सूर्य से सबसे बढ़िया दृश्य प्रकाश तरंगे निकलती हैं, उन्हीं के माध्यम से दुनिया का कोई भी वस्तु दिख पा रहा है। सूर्य यदि अभी मान लीजिए प्रकाश उत्सर्जित करना बंद कर दें तो क्या हाल होगा, आप खुद इसको कल्पना करना। ये आपके लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि सूर्य से प्रकाश यदि आना बंद हो जाए तो फिर क्या होगा। क्या कोई ऐसी दूसरी विकल्प है कि सूर्य जैसे प्रकाश किरणें हमें मिल सके, हमारी जिंदगी में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये आपके लिए स्वयं का होमवर्क है, तैयार करना, समझ रहे हो। चलिए, तो दृश्य प्रकाश क्लियर है, सूर्य से जो प्रकाश निकल रही है वो दृश्य प्रकाश है। अगला नंबर बच्चों जो आपको पढ़ना चाहिए वो है पराबैंगनी तरंगे। ये काफी महत्वपूर्ण है और इसमें जो था देख सकते हैं आवृत्ति परास, देखो कहां तक था भाई 7 × 10⁻14 से, इसमें 7 × 10⁻14 से 5 × 10⁻17 हर्ट्ज के बीच। देखो दृश्य प्रकाश में देखो बच्चा 4 × 10⁻14 से 7 × 10⁻14 और इसमें 7 × 10⁻14 से 5 × 10⁻17 हर्ट्ज के बीच होता है। ठीक है, क्रम से। अब कहोगे सर इसका लॉजिक कुछ नहीं है, लॉजिक आपको याद ही करना पड़ेगा, तैयार ही करना पड़ेगा। यदि इसमें तरंगदैर्घ्य तो 400 नैनोमीटर से 0.6 नैनोमीटर और इसमें 400 नैनोमीटर था, 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, इसमें 400 नैनोमीटर से 0.6 नैनोमीटर तक। उत्पत्ति की यदि बात की जाए तो पराबैंगनी तरंगे जो है सूर्य बहुत गर्म पिंडों एवं विशिष्ट लैंपों से उत्पन्न होती है। किसी परमाणु के आंतरिक सेलों में जब इलेक्ट्रॉन का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है तो पराबैंगनी तरंगे उत्पन्न होती है। अब समझ में नहीं आया क्या चीज है। आंतरिक सेल, जैसे मान लीजिए डी ब्लॉक में एक निम्न ऊर्जा स्तर होता है और एक उच्च ऊर्जा स्तर होता है। जैसे डी में आपके पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, इस प्रकार से देखो थोड़ा सा 1 2 3 4 5। इसमें बच्चों ये 3 निम्न ऊर्जा स्तर है और ये 2 उच्च ऊर्जा स्तर है। इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित होते हैं, ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर संक्रमण होता है मतलब स्थानांतरित होता है, तो यहां से जो तरंगे निकलती हैं वो पराबैंगनी तरंगे होती हैं। इनके यदि गुण की बात करें तो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करती हैं, गैसों को आयनित करती हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है निम्न में से कौन सी तरंगे गैसों को आयनित करती हैं, तो फिर पराबैंगनी तरंग आपको याद होना चाहिए। कौन सी तरंग बच्चों, पराबैंगनी तरंग। कोई दिक्कत तो नहीं है, गैसों को आयनित करते हैं, ध्यान रखना। इनका प्रयोग कहाँ हम कर सकते हैं, सबसे बढ़िया प्रयोग होता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किन प्रकार के तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन चीजों को मैं बता रहा हूं, तो पराबैंगनी तरंग ही है जिनमें हम खाद्य पदार्थों को परिरक्षण में इनका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न यदि करना है तो फिर हम किन तरंगों का प्रयोग करते हैं, तो पराबैंगनी तरंग का ही प्रयोग करते हैं हम। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव यदि उत्पन्न करना है तो पराबैंगनी तरंग का प्रयोग करेंगे बच्चों। यदि हम शुद्धता, घी और अंडों की शुद्धता की जांच करना चाहें तो पराबैंगनी तरंग ही प्रयोग करते हैं। हीरा जवाहरात, हीरा सोना चांदी, इनकी बात कर रहे हैं, इनकी शुद्धता की हमको जांच करनी है तो पराबैंगनी तरंग हमको चाहिए ही चाहिए। फिंगरप्रिंट का पता लगाने के लिए पराबैंगनी तरंग का प्रयोग करते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, जल शोधक में पराबैंगनी लंपों का उपयोग जीवाणुओं को मारने में किया जाता है। तो यदि ऑब्जेक्टिव यदि पूछा जाए भाई तो ऑब्जेक्टिव यहां से तो बन जाना चाहिए। अब ये देखो इनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बच्चों आपको, इसलिए तो कहता हूं ये सब चीज यार बोर्ड में पढ़ाऊं तो इसको तो लिखते रह जाऊंगा। हो सकता है जो बच्चा नोट्स बनाता है तो बेहतर रूप से लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को पुश करो, रोको और लिख लो। जिसको नोट्स लेना तो नोट्स भी ले सकते हैं भाई, 100 रुपए तो ही लेता हूँ, ज्यादा कुछ तो है नहीं चार्ज। ऑल चैप्टर के नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स दिया जाता है। एक्स किरणें बच्चों क्या है कि इन किरणों की आवृत्ति होती है 3 × 10⁻16 हर्ट्ज से 3 × 10⁻21 हर्ट्ज। आगे बढ़ता जा रहा है ना, आगे बढ़ता जा रहा, 17 तक था,
17 हर्ट्ज, लगभग 16 से 21 के बीच में ये होता है। 3 गुणे उसमें कितना था, 5 गुणे 10 घाते 17, 7 से 5 यानी 7 गुणे 10 घाते 14 से 5 गुणे 10 घाते 17 के हर्ट्ज के बीच था पराबैंगनी तरंगों की। एक्स किरण की भाई 3 गुणे 10 घाते 16 से 3 गुणे 10 घाते 21। याद ही करना पड़ेगा बच्चों, इनमें कुछ नहीं, कोई भी चीज नहीं, यहां पे मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता हूं। 10 नैनोमीटर से 10 घाते -4 नैनोमीटर, ठीक है, 10 नैनोमीटर से 10 घाते -4 नैनोमीटर, ये इसका तरंग दैर्ध्य एक्स किरणों का। उत्पत्ति की बात की जाए, ये कैसे उत्पत्ति होते हैं, तो धात्वीय लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की बौछार की किरणें, मतलब बौछार करने से किरणें उत्पन्न होती हैं। मतलब भारी तत्व यदि हमारे पास है, उसमें यदि उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की बौछार की जाए, क्या बच्चों, भारी तत्व, धात्विक लक्ष्य मतलब यही होता है, भारी तत्व हमारे पास है, उसमें उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों की बौछार करें तो यहां से ये किरणें अपने आप निकलती हैं, एक्स किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें, समझ रहे हैं। तो भारी तत्व पर उच्च इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है यदि बौछार की जाए, यानी उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन, हम उल्टा कह दिए भाई, उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की बौछार कर दी जाए तो एक्स किरणें निकलती हैं। इनके यदि गुण की बात करें तो ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, गैसों को भी आयनित करती, प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। इनकी जो भेदन क्षमता होती है ना, भेदन क्षमता मतलब भेदने की, वो गामा किरणों की तुलना में थोड़ी सी कम होती है। लेकिन बच्चों, जैसे हम शरीर की हड्डियों को पता लगाना चाहते हैं कहां पे टूटी उटी है, तो भाई साहब इस तरंग का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हड्डी को भेद नहीं पाते, यदि भेद कर जाएगा तो फिर हड्डी का प्रतिबिंब नहीं दे पाएगा। एक्स किरणों का प्रयोग हम शरीर में टूटी हुई हड्डियों को पता लगाने में करते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर बना के देगा, हाँ भाई ऐसा ऐसा यहाँ पर हड्डी है, यहाँ पे क्रेक है, वो बता देगा। और यदि ये भेद कर जाता तो फिर डायग्राम इसका नहीं बनाता, प्रतिदीप्त नहीं उत्पन्न कर पाता। इनका उपयोग आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है कि चिकित्सा संबंधी जांच में, जैसे टूटी हुई हड्डी का पता लगाने में, शरीर के अंदर मान लीजिए कोई बाह्य कण चला जाए, मान लीजिए कोई सिक्का ही छोटा बच्चा ले लेता है तो मुख के द्वारा अंदर चला जाए, उसका भी पता लगा सकते हैं एक्स किरण की सहायता से। शरीर में मान लीजिए गोली ही लग जाए तो पता लग जाता है, हाँ भाई अंदर ऐसा एक छोटा सा धातु का टुकड़ा है। वो कैसे बताता है? एक्स किरणों को गुजारा जाता है, जहां से वो नहीं गुजर पाता वो प्रतिबिंब बना देता है। सिंपल है। हमारे शरीर में कैंसर है, ट्यूमर है, इन सब के इलाज में इन किरणों का प्रयोग करते हैं, एक्स किरणों का प्रयोग। जासूसी जैसे काम में शरीर के बैग के अंदर भाई छुपाकर कोई व्यक्ति कुछ सामान, धातु का सामान ले जा रहा है, मान लीजिए पिस्तौल ही अंदर रखा है, तो फिर हम वहां पे एक्स किरणों का ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला किरण आता है वो गामा किरण आता है। गामा किरण की जो आवृत्ति है बच्चों, वो 3 गुणे 10 घाते 18 हर्ट्ज से 3 गुणे 10 घाते 22 हर्ट्ज होती है। ठीक है, 3 गुणे 10 घाते 18 हर्ट्ज से 3 गुणे 10 घाते 22 हर्ट्ज। ठीक है, ये हमारा क्या है, 3 गुणे 10 घाते 18, 3 गुणे 10 घाते 18 से 3 गुणे 10 घाते 22 हर्ट्ज। ठीक है, ये चीज है, क्लियर है। 3 गुणे 10 घाते 18 हर्ट्ज से 3 गुणे 10 घाते 22 हर्ट्ज, ये इसकी क्या है, आवृत्ति है। तरंगदैर्घ्य कितना होता है, 10 घाते -10 मीटर से 10 घाते -14 मीटर, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.1 नैनोमीटर, 0.1 नैनोमीटर से 10 घाते -5 नैनोमीटर। ये इसकी, भाई किस किरण की बात कर रहा हूं, गामा किरण की। गामा किरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप उत्पत्ति ना याद करो, लेकिन इतना तो याद रखो भाई साहब कि इनका उपयोग कहां करते हैं। कैंसर के इलाज में किन किरणों का प्रयोग किया जाता है, तो गामा किरण का प्रयोग करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, याद करो, लिख लो। इनकी भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है बच्चों, समझ रहे हो। फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि कैंसर के इलाज में किन किरणों का प्रयोग करते हैं, तो गामा किरण का प्रयोग करते हैं। दूसरा, अवांछित कोशिकाओं को नष्ट करना है। हमारे शरीर में अवांछित कोशिकाएं हैं, जिन कोशिका को किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं है, तो फिर हम गामा किरण का प्रयोग करते हैं। अवांछित कोशिकाएं,
उनको यदि हम नष्ट करना चाहते हैं बच्चों, अवांछित कोशिकाओं को यदि हम नष्ट करना चाहते हैं तो फिर हम किसका प्रयोग करेंगे? गामा किरण का। बिल्कुल ये लिख कर ले लो, ऑब्जेक्टिव यहीं से बनते हैं। नाभिकीय संरचना का पता लगाना है तो किन प्रकार के किरणों का प्रयोग करते हैं? तो गामा किरण। 3 ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाभिकीय संरचना का पता लगाना तो गामा किरण, अवांछित कोशिकाओं को नष्ट करना है तो गामा किरण, कैंसर का इलाज करना है तो गामा किरण। इसका हम उत्पादन कैसे करेंगे, कहां से मिलेगा? तो रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे आप ले लो, यूरेनियम है, रेडियम है, इन पर आप उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की बौछार कर दो। या तो यूरेनियम रेडियम स्वतः उत्सर्जित करते रहते हैं, एक्स किरणें स्वतः ही उत्सर्जित होते रहते हैं। ठीक है, यूरेनियम रेडियम आदि ये जो है विकिरण है स्वतः उत्सर्जित होती है यूरेनियम रेडियम से गामा किरणें। परेशान होने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो बच्चों? तो इस प्रकार से गामा किरण आप लोग बहुत ही ज्यादा फोकस करके पढ़ना, और इसका एक चार्ट जरूर बना लेना बच्चों। चार्ट बहुत जरूरी है, चार्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जैसे मैं आपकी बुक की बात करूं तो कुछ इस प्रकार से चार्ट है। देखो इधर पूरे तरंग लिखे हुए हैं बच्चों, ये तरंग है। ठीक है, तरंग के बाद तरंगदैर्घ्य, परास, आवृत्ति दे रखा है बढ़िया, तो और आवृत्ति, परास है ना, तरंगदैर्घ्य दे रखा है। फिर इसका आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने रेडियो तरंग की खोज की। सूक्ष्म तरंग की खोज किसने? हर्ट्ज ने की थी। आवर्त तरंग की विलियम हर्शल ने की। दृश्य प्रकाश का न्यूटन ने किया। पराबैंगनी का रिटर्न ने किया। एक्स किरण का रोंटजन ने किया बच्चों। और जो हमारा गामा किरण इसका हेनरी बैकरल ने किया। कितना बढ़िया है। स्रोत कहाँ से मिलता है ये बढ़िया लिखा है। इसका प्रमुख गुण कौन सा ये लिखा है। अनुप्रयोग यानी उपयोग, जो मोस्ट उपयोग है ये चीज लिखा है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो मैं रोक दे रहा हूं, एक बार इधर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। रोक दे रहा हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना भी चाहो तो ले लो। फिर इसके नीचे ले लीजिए यहां तक ना, गामा किरण तक। ठीक है, क्लियर? आपकी बुक को मैं यहां पर लगा दिया, स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे पास अभी इतनी सुविधा नहीं है कि स्कैन करके लगाऊं, इसलिए भाई अभी ये चीज, या तो फोटो लगा देता, वही चीज है। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा पार्टी। तो तीनों चीज तैयार करना भाई, सातों के सातों बस आप लोग पढ़ लो। इतने में ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। ये चार्ट तैयार कर लो ना, चार्ट तैयार कर लो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।